हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताने वाला हूं, चीज़ों को इन ब्रीफ समझाने की कोशिश करूंगा और डिफरेंट आइडिया से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बताऊंगा। ये जो भी एनालिसिस है यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से है। सेकेंडली जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर रहे हैं प्री के और मेंस के, इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड डिफरेंट स्टेट पीसीएस, तो उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, जो आइडियाज़ पूछी गई है, जो पूछने का आपका एक स्टाइल है, ट्रेंड है, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे ताकि जो भी चीज़ें हम एनालाइज करें वो क्रेडिबल रहे और ऑथेंटिक रहे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम ओरिएंटेड रहे। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। इसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट दिया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड की जाएंगी। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। प्लस अगर क्लासरूम में कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फर्दर कोई अगर आपके मन में डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियलिटी के ऊपर, स्पेशली जो क्रिटिकल मिनरल का अभी एक्सप्लोरेशन हुआ है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके ऊपर है। तो नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियलिटी को ये कैसे बूस्ट कर सकता है। सेकेंडली क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन में जो हमें आत्मनिर्भरता चाहिए वो कैसे दिला सकता है। थर्डली आपके जो नॉर्थ ईस्ट का ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट है उनके पर्सपेक्टिव से हम इस आर्टिकल को देख सकते हैं। तो इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है, तो इसमें कहा गया है कि रीजन में बी होल्डिंग ओवर 70 मिलियन टन्स ऑफ अनटैप्ड मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये क्या कर सकता है, हमें ड्राइव कर सकता है टुवर्ड्स स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक एंड क्लीन एनर्जी गोल। तो अभी जो हमारा क्लीन एनर्जी का गोल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल है, तो अभी इकोनॉमी में हम जो डिफरेंट सेगमेंट देखते हैं, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्री हो, सर्विसेज सेक्टर हो, हर सेगमेंट में आज के समय पे क्रिटिकल मिनरल्स का जो ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा है। और स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो डिफेंस सेगमेंट में हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हो, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन में हो, उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का जो रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें अभी नॉर्थ ईस्ट के जो आपके 5 स्टेट में मोस्टली आसाम में रेयर अर्थ एलिमेंट पाया गया है, देन मेघालय में रेयर अर्थ एलिमेंट, डिफरेंट रेयर अर्थ एलिमेंट, अरुणाचल में आपके ग्राफाइट, फिर आपका वेनेडियम, देन नागालैंड में लाइमस्टोन, मणिपुर में निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, और इसके अलावा भी डिफरेंट मिनरल्स पाई गई है जो इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इन मिनरल्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपना जो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक एंड क्लीन एनर्जी का गोल है टू बिकम नेट जीरो बाय 2070, उसको हम हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ अभी जो हमारा गोल है आत्मनिर्भर भारत बनने का, तो आत्मनिर्भर भारत इन क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट, इसके एक्सप्लोरेशन में हो, इसके प्रोसेसिंग में हो। तो अभी जो नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियलिटी है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनरल्स ढूंढ रही है, तो इसका अगर हम थोड़ा पुराना अगर किस्सा देखें क्रिटिकल मिनरल्स का, तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 1980s में ही इसके लिए आपका जो सोच है वो आपका कंसीव हो गया था। और अभी के समय पे आफ्टर 2014 डिजिटल इंडिया मिशन के बाद अगर देखा जाए तो क्रिटिकल मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इन एनी सेगमेंट क्रिटिकल मिनरल्स का जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को बनाया। जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड या फिर काबिल क्या कर रही है, डिफरेंट रीजन में जो क्रिटिकल मिनरल में रिच है उन देशों के साथ हम डील कर रहे हैं ताकि हम क्रिटिकल मिनरल को एक्वायर कर सके, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो, चिली हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो, इन देशों के साथ। क्योंकि हमारा अभी का जो आपका डिपेंडेंसी है या फिर वर्ल्ड का जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर ज़्यादा है। फिर सेकेंडली जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसके तहत जो हमारे देश में जो आपका एक्सप्लोरेशन है उसको भी और रोबस्ट किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के
के द्वारा क्या किया गया है, डिफरेंट रीजन में क्रिटिकल मिनरल्स की जो खोज है वो देखी गई है। तो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल लिहाज से क्या कैसे ज़रूरी है वो तो हमने देखा ही है। बाकी इसमें करंटली चाइना डोमिनेट कर रहा है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ हमारा आपका डील है, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील है। तो ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन की है। तो ये सभी चीज़ें क्या है आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसी के साथ लिथियम ट्रायंगल किसे कहा जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पूछा गया है। चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, तो इनके पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा आपका लिथियम मौजूद है। जो लिथियम क्या होता है, बैटरी में इस्तेमाल होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, या फिर आपके पावर बैंक्स हो, या फिर देन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है। तो अभी इसीलिए क्या है, इन जो क्रिटिकल मिनरल्स है, लिथियम हो या फिर वेनेडियम ही हो या फिर और जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है जिनका आपका डिफरेंट सेगमेंट में इस्तेमाल है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में पाया गया है। तो अरुणाचल में रिच रिजर्व्स खोजी गई है लिथियम का। ओके, तो लिथियम ब्राइन है। अभी लिथियम ब्राइन क्या है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। इट रेफर्स टू द सॉल्टी अंडरग्राउंड वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व लिथियम सॉल्ट। तो इस लिथियम सॉल्ट को हम रिफाइन करके जो आपका लिथियम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें वाइटल है किसमें, डिफेंस में, एडवांस टेक्नोलॉजी में, इंक्लूडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेस। तो आप देख सकते हैं इसका कितना ज़्यादा डिफरेंट सेगमेंट में इसका इस्तेमाल इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो हम इसमें आपका रेयर अर्थ एलिमेंट आपका एंड बॉक्साइट सरप्राइजेस, ये कहाँ मिला है, आसाम के कार्बी आंगलोंग में। फिर मेघालय का जो सुंग वैली है, वेस्ट जयंतिया एंड ईस्ट खासी हिल्स पे भी मिला है। नागालैंड में कोबाल्ट निकल का जो पोटेंशियल है वो देखा गया है। नागालैंड एज वेल एज मणिपुर, क्योंकि नागालैंड एंड मणिपुर का जो ज्योग्राफी है वो सटा हुआ है। ओके, तो इसको हमें ज्योग्राफी के लिए भी देखना है, सिर्फ बाउंड्री वाइज नहीं देखना है। ओके, देन अगर चैलेंज देखें कि फ्यूचर में चैलेंज क्या है, तो इसमें अभी एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है नॉर्थ ईस्ट में रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने में तो वो है डिफ़िकल्ट टेरेन है। काफ़ी आपकी जो जियोलॉजी है काफ़ी फ्रेजाइल है और सिस्टमेटिकली काफ़ी एक्टिव जोन में ये रीजन आती है, हिली रीजन हो या फिर पूर्वांचल हिमालय हो। इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि काफ़ी आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे पाके जो डिस्ट्रिक्ट है नियर पाके टाइगर रिजर्व, तो उसमें आपका मिनरल का हॉटस्पॉट पाया गया है। मिनरल का पावर हाउस इसको बताया जा रहा है। तो अभी अगर पाके टाइगर रिजर्व के आसपास एक्सप्लोरेशन होगा तो इससे क्या होगा, नेचर के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये एक आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिफ़िकल्ट टेरेन के साथ इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एक प्रॉब्लम है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। नॉर्थ ईस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी है पहले से तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है अंडर हीरा मॉडल, हाईवे, रेलवे, इनलैंड वाटरवे, एयरवे का जो मॉडल है जिसको हीरा मॉडल कहा जाता है। तो उसके तहत आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। फिर सोशियो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी जा सकती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपका क्या है, जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन से आपका काफ़ी ज़्यादा इनहेबिटेशन ज़्यादा है। जो एथनिक आइडेंटिटी है, जो एथनिक इंटरेस्ट है, उसका आपका इसमें स्टेक पे आ सकता है, क्योंकि जब आपका एक्सप्लोरेशन करना होगा तो लोगों को डिस्प्लेस करना ये एक ये एक चैलेंज हो सकता है। ओके, तो वो सभी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। पहला हमने देखा कि क्यों चाहिए, फिर स्टेट का जो पोटेंशियलिटी है वो देखा, कुछ मिनरल्स का इस्तेमाल हमने देखा, फिर इसके क्या चैलेंजेस है वो देखे, और इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा कि आपका जो रिसेंट ईयर्स में एक्सप्लोरेशन हमें काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमें जो नेशनल अर्जेंसी है और एस्पिरेशन है टू बिकम आत्मनिर्भर भारत और टू बिकम विकसित भारत बाय 2047 और टू बिकम नेट जीरो बाय 2070, तो इसको क्या करना होगा, सस्टेनेबल तरीके से हमें मिनरल्स को एक्सप्लोर करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है अगेन क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में ही बात कर रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, स्पेशली एक तो हमने जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आपकी एक्सप्लोरेशन कर रही है अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ताकि हम क्रिटिकल मिनरल्स को उसमें जो आत्मनिर्भरता है वो हम खुद में अचीव कर सके, ना कि चाइना जैसे देशों के ऊपर हम डिपेंड करें इसके लिए। ओके, तो वो एक चीज़ हमने देखा। जो अभी क्या है, थोड़ी दूर हम उसमें
जो सफलता है हासिल कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात क्या है, वो है आपकी जो रिफाइनिंग है। रिफाइनिंग में हम अभी भी पीछे हैं। तो इसमें रिफाइनिंग के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। सो रिफाइनिंग क्रिटिकल मिनरल इज एनवायरमेंटली डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट कैसे है, जब पहला तो आपका उसको एक्सप्लोरेशन करना, एक्सप्लोरेशन के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, और ट्रांसपोर्ट के बाद उसका जो जब आपका रिफाइनिंग होगा तो उससे एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। एयर पोल्यूशन होना, लैंड पोल्यूशन होना, वाटर पोल्यूशन होना, इन सभी चीज़ों का दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी तक भारत के पास इस आर्टिकल के हिसाब से जो रिफाइनिंग की पॉलिसी है वो एक्सप्लोरेशन की पॉलिसी की तरह स्ट्रांग नहीं है। तो रिफाइनिंग का पॉलिसी जो है वो लेना काफ़ी जरूरी है। तो इसीलिए कहा गया है विदाउट अ क्लियर रिफाइनिंग पॉलिसी इंडिया रिस्क कंटिन्यूइंग डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो हमारा रिस्क जो है बना रहेगा। हालांकि इसमें मेंशन किया गया है कि रशिया के साथ जो है इंडिया कोलैबोरेट कर रही है ताकि रिफाइनिंग के एरिया में हम और जो डेवलपमेंट है वो कर सके। प्लस इसमें और एक मिशन के बारे में मेंशन किया है, वो है आपका लॉन्ग स्टॉल्ड डीप सी मिशन। तो जो डीप सी या फिर समुद्रयान जो मिशन हाल ही में आपका अनाउंस भी किया गया था, और उसके लिए आपका मत्स्य 6000 एक सबमर्सिबल भी बनाया गया है, जिससे क्या होगा, आपका जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है जो पोटैटो शेप के होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होता है, तो उनको जैसे आपका मैंगानीज हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, कॉपर हो, इन सभी चीज़ों को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी आपकी डिफरेंट पॉलिसीज़ है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इसमें मेंशन किया हुआ है, तो इनको रोबस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि पॉलिसी हाथ में लेना बड़ी बात नहीं है, वो पॉलिसी हाथ में लेना ही एंड नहीं है, उसका एंड है कि उसको बेटर इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये आर्टिकल शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपके एमपी है अभी, और उनके जो इंटरनेशनल अफेयर्स में या फिर आपके फॉरेन पॉलिसी में वो काफ़ी दिग्गज है, और उनका यूएनओ का एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे आर्टिकल जो है काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा मार्किंग इसमें कर दिया है, क्योंकि इसके जो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट दिए हैं शशि थरूर जी ने वो काफ़ी ज़रूरी है। तो जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन का जो लेक्सिकन है या फिर डिक्शनरी है, उसमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जो टर्म है वो काफ़ी समय से बना आ रहा है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हार्ट है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जो लॉन्ग बैक बिफोर इंडिपेंडेंस से ही क्या कर रही है, या फिर इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की डिसीजन है उसको इस पॉलिसी के तहत ही, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी के तहत ही लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पे देखें तो ब्रिटेन ने हमारे साथ डिस्कस किए बिना ही इंडिया को एक पार्टी घोषणा कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार का। तो उसके बाद हमारे लीडर्स ने उसका विरोध किया था। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो हम क्या करना चाहते हैं हमारा देश, की हम जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ लेंगे उसमें हमारी ऑटोनॉमी रहनी चाहिए, और हम पॉलिसीज़ को कैसे लेंगे, स्ट्रैटेजिकली, किसी का साइड हम नहीं लेंगे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आपका नाम आया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, की किसी के साथ हमें अलाइन नहीं होना है। तो ध्यान रखिएगा, किसी के साथ अलाइन नहीं होना है इसका मतलब ये नहीं बताता है कि हम आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी या फिर न्यूट्रल पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हम आइसोलेशनिज्म में नहीं रहना चाहते, हम सभी के साथ जुड़ना चाहता है। और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का यही मतलब है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राधान्य देंगे, और दूसरी बात, हम किसी के साथ ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं लेंगे। दुनिया में चाहे कुछ भी हो, हम सभी देशों के साथ अपना जो रिलेशन है उसको अच्छा बना के रखेंगे। तो इसीलिए हमने क्या नहीं किया, आपका जो कोल्ड वार डायनामिक्स के समय पे जो आपकी जो ब्लॉक पॉलिटिक्स थी, या फिर आपका जो एक मिलिट्री अलायंस था, नेटो हो या फिर वॉरशॉ पैक्ट हो, नेटो बाय यूएसए, वॉरशॉ पैक्ट बाय यूएसएसआर, तो हमने किसी पे भी ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि हम किसी भी आइडियोलॉजी को हम आउटराइटली बाइनरी के नंबर से नहीं देखना चाहते हैं, और हम हर उस देश से अलाइंड होना चाहते हैं जिससे हमारी देश की जो टेरिटोरियल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट है, वो फुलफिल रहे, और हमारी सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी जो है वो बरकरार रहे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि नाम से लेकर के आप 1974 में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब सैंक्शंस हो, या फिर 1998 में सैंक्शंस हो, तो उसको हमने केयर नहीं किया। हमने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखा, हमने हर वो स्टेप्स, हर
वो एक्शंस लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर भारत ने, जिससे हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो सके और हम मल्टी पोलर एक वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट कर सके। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इंडिया चाइना के साथ इक्वली, यूएसए के साथ, रशिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के नेशन के साथ या फिर आपके अफ्रीकन नेशंस के साथ, सभी के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए अलाइंड करता है। और यही हमारा सही अप्रोच है, पहले से बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस देखे या फिर 1991 के एलपीजी पॉलिसी के बाद देखे। तो 1991 में नो डाउट हमने सोशलिज्म जो पॉलिसीज थी या फिर सोशलिस्टिक जो पॉलिसीज थी उससे थोड़ा शिफ्ट करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमने रशिया को कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया। रशिया का रिलेशन कोल्ड वॉर एरा से लेके आपके आज तक सही है और इसी के पैरेलली हम यूएसए के साथ भी जुड़ रहे हैं। डिफरेंट समय पे यूएसए दबाव बनाना चाहता है, जब वो दबाव बनाना चाहता है तो हम उनके जो दबाव है उसमें आके हम कोई साइड नहीं लेते हैं। तो अभी जो टैक्स पॉलिसी का या फिर जो आपकी टैरिफ पॉलिसी का दबाव है उसके लिए हम उनका जो पॉलिसी है उसमें हम आपके सकम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपके डिफरेंट नेशन के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो प्रेशर यूएसए के द्वारा क्रिएट किया जा सक रहा है उसको हम मिटिगेट कर सके। कैसे? बाय मेंटेनिंग आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बाय मेंटेनिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या है, कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने में ये मदद कर रहा है, कैसे ये इंडिया का इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी के साथ जो एनालिसिस है ओके नहीं, इसमें और एक आर्टिकल रह गया है। तो ये जो आर्टिकल है चांसलर, जो वाइस चांसलर्स रहते हैं यूनिवर्सिटी के, उसके अपॉइंटमेंट को लेके जो एक टसल है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसके बारे में है। तो जो आपका इंडिया के फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट के बीच में जो दिक्कतें आती है बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू दी और वाया दी गवर्नर, तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें स्पेशली जो अपोजिशन पार्टी रूल्ड स्टेट है, फॉर एग्जांपल केरला है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, तो उन स्टेट्स में जो सेंटर और स्टेट का एक टसल है उसमें आपका एनईपी तो है ही, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी के साथ जो चांसलर्स को का अपॉइंटमेंट को लेके जो दिक्कतें हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो एग्जाम में हम इस चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ये सेंटर और स्टेट का मामला नहीं है, ये मामला एजुकेशन का है कि हमें सेंटर के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से कोई वीसी को अपॉइंट करे या ना करे वो बात की बात है। जो वीसी अपॉइंट किया जाना है वो ऐसा वीसी होना चाहिए जो आपका डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन हो विथ अ ब्रॉडर प्रोफाइल एंड विजन, जिसका स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल स्किल हो रादर देन पॉलिटिकल जो अपॉइंटीज है बिटवीन जो आपके टसल है स्टेट और यूनियन के बीच। तो उस टसल में एजुकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और जो टसल है उसको दूर करने के लिए स्पेशली दोनों लेवल पे आपकी जो है दोनों को ही कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें स्टेट का ऑटोनॉमी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर जो आपका पूरा फाइनेंसेस है, पूरा लॉजिस्टिक्स है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है। तो इसीलिए जो गवर्नर है उनको आपके स्टेट गवर्नमेंट, जो चुनी हुई स्टेट गवर्नमेंट है, उनके हिसाब से अपॉइंटमेंट करना चाहिए। और पास्ट में भी ये सभी चीज़ें हमने देखी है और इसमें स्टेट को भी ये इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है कि एक पॉलिटिकली न्यूट्रल और एकेडमिकली साउंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी को ही यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया जाए। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।